गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम इन्वायरमेंटल लॉ का यूनिट 4 स्टार्ट करने वाले हैं। यूनिट 4 में दो चीज़ें सबसे इम्पॉर्टेंट है। पहला यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ह्यूमन इन्वायरमेंट जो 1972 में हुआ था और इसे हम स्टॉकहोल्म कॉन्फ्रेंस भी कहते हैं। सेकंड है यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन इन्वायरमेंट एंड डेवलपमेंट 1992 जो अर्थ समिट के नाम से और रियो डिक्लेरेशन नाम से भी जाना जाता है। इसमें ये दो चीज़ें सबसे इम्पॉर्टेंट हैं। सबसे पहले है यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ह्यूमन इन्वायरमेंट 1972 जो द स्टॉकहोल्म कॉन्फ्रेंस। ये यूनाइटेड नेशन जो कॉन्फ्रेंस हुआ था ये ह्यूमन इन्वायरमेंट के ऊपर हुआ था, जो स्वीडन में एक शहर है स्टॉकहोल्म, उसमें किया गया था। ये जून 5 से लेकर 16 जून तक 1972 से 72 में किया गया था। इसमें 113 कंट्री ने पार्टिसिपेट किया था और ये सबसे पहला ऐसा कॉन्फ्रेंस है जो यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल लेवल पर किया गया था और जिसमें इतने बड़े पैमाने पर 113 कंट्री ने इसमें पार्टिसिपेट किया गया था। इसको बनाने का जो सबसे मेन उद्देश्य था इसको कॉन्फ्रेंस को रखने का, वो यही था कि जो इन्वायरमेंट दिन ब दिन ख़राब होता जा रहा है उसको किस तरीके से इस पर चिंता जताई गई सब पूरे वर्ल्ड ने मिलकर, और इस पर एक कॉन्फ्रेंस रखा गया जिसमें यही सब डिसाइड किया गया कि हम अपने इन्वायरमेंट को कैसे बचा सकते हैं। दिस वॉज द फर्स्ट यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन द इन्वायरमेंट एज वेल एज द फर्स्ट मेजर इंटरनेशनल गैदरिंग। ये आज तक की सबसे ज़्यादा ये 1972 में की गई सबसे बड़ी इंटरनेशनल लेवल पर गैदरिंग थी जो ह्यूमन इन्वायरमेंट के लिए किया गया था। इसमें मेन फोकस किया गया था जो ह्यूमन एक्टिविटीज़ हैं वो किस टाइप की ह्यूमन एक्टिविटी होनी चाहिए जो इन्वायरमेंट को बचा सके। इसका मेन उद्देश्य था द कॉन्फ्रेंस एक्नॉलेज द गोल ऑफ रिड्यूसिंग द ह्यूमन इम्पैक्ट ऑन द इन्वायरमेंट। इसका मेन उद्देश्य कॉन्फ्रेंस का करने का ये था कि जो ह्यूमन एक्टिविटी हो रही है उसमें इन्वायरमेंट को हम किस तरीके से उसको हम बचा सकते हैं और ऐसी क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है अगर हमारा इन्वायरमेंट ख़राब होगा तो ऐसी क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती हैं, ऐसे क्या क्या इफ़ेक्ट हमारे ह्यूमन एक्टिविटीज़ को क्या क्या इफ़ेक्ट कर सकता है जो ग्लोबली लेवल पर किया गया था। इसका मेन सलाइन फीचर्स क्या थे यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑफ स्टॉकहोल्म कॉन्फ्रेंस का। पहला था द डिक्लेरेशन ऑफ द ह्यूमन इन्वायरमेंट। कि जो डिक्लेरेशन बनाई गई इसमें कुछ गाइडलाइन बनाई गई कि ह्यूमन इन्वायरमेंट जो है वो किस टाइप से ह्यूमन के लिए होना चाहिए, कि किस टाइप का इन्वायरमेंट हो जो ह्यूमन बीइंग के लिए फ़ायदेमंद हो। दूसरा है द एक्शन प्लान फॉर द ह्यूमन इन्वायरमेंट। ऐसे पहले प्लानिंग किए गए, ऐसे एक्शन प्लान बनाए गए जो ह्यूमन के लिए जो उसका इन्वायरमेंट जो उसको एक सही ढंग से जो ह्यूमन के लिए सही तरीके से इन्वायरमेंट किया जा सके, उसमें क्या क्या ऐसे एक्शन प्लान होने चाहिए। थर्ड है द रेजोल्यूशन ऑन इंस्टीट्यूशन एंड द फाइनेंशियल अरेंजमेंट। इंटरनेशनल लेवल पर कुछ ऐसे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को तैयार किया गया जो डेवलप्ड और डेवलपिंग कंट्री की जो हेल्प कर सकते थे। ऐसे इंस्टीट्यूशन को बनाया गया जो स्पेशली इन्हीं के लिए था, जो स्पेशली ह्यूमन इन्वायरमेंट के लिए तैयार किए गए थे। फोर्थ है द रेजोल्यूशन डेजिग्नेशन ऑफ ए वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे। जो वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे है उसके लिए कुछ डेजिग्नेशन है, उसको ये बनाया गया कि हम हर साल इसको वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे के रूप में मनाया जाएगा। रेजोल्यूशन ऑन द न्यूक्लियर वेपन टेस्ट। जो न्यूक्लियर वेपन टेस्टिंग थी उन पे बंदिश लगाई गई कि जो ये सबसे बड़ा इन्वायरमेंट के लिए सबसे बड़ी चीज़ है जो इन्वायरमेंट को ख़राब कर सकती है, इसलिए उस पर कुछ रेजोल्यूशन बनाए गए कि कोई भी देश जो है बिना मतलब के न्यूक्लियर की टेस्टिंग नहीं कर सकता। फिर है रेजोल्यूशन ऑन द कन्वीनिंग ऑफ सेकेंड कॉन्फ्रेंस। इसमें ये सब चीज़ें बताई गई कि हम कुछ एक्शन प्लान लेके कुछ टाइम बाद हम सेकेंड कॉन्फ्रेंस के लिए मिलेंगे, जो ये एक रेजोल्यूशन बनाया गया कि सेकेंड कॉन्फ्रेंस कब होना चाहिए। फिर सेवंथ है डिसीजन टू रेफर टू गवर्नमेंट फॉर रिकमेंडेशन फॉर एक्शन इन द नेशनल प्लान। फिर यहाँ पर कुछ हर किसी देश को अपने अपने हित के लिए, अपने इन्वायरमेंट के लिए कुछ प्लानिंग करनी पड़ेगी, जो गवर्नमेंट को ये समझना पड़ेगा कि हमारे देश के लिए इन्वायरमेंट अच्छा होना चाहिए, कितना अच्छा होना चाहिए और उसमें क्या क्या प्लानिंग की गई।
फिर है यहाँ पे प्रिंसिपल्स ऑफ स्टॉकहोम डिक्लेरेशन, जो स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस है उसके हैं कुछ प्रिंसिपल्स बनाए गए, कुछ गाइडलाइंस बनाए गए जिसको हम स्टॉकहोम डिक्लेरेशन के नाम से जाना जाता है। ये 26 प्रिंसिपल्स हैं। जब भी एग्ज़ाम में आप करेंगे तो आपको ये 26 के 26 प्रिंसिपल आपको लिखने पड़ेंगे। ज़रूरी नहीं है कि आप इनका पूरा डिटेल में लिखें, बट आपको इनके बारे में थोड़ा बहुत लिखना पड़ेगा। सबसे पहला है ह्यूमन राइट। ह्यूमन राइट का यहाँ पे मतलब है कि जो ह्यूमन अगर हमें पता है कि हमारे एक ह्यूमन बीइंग के राइट्स क्या क्या है, उसको व्यापार करने का, उसको फैक्ट्री खोलने का पूरा हक है, बट लेकिन वो इन्वायरमेंट के अनुकूल होना चाहिए, उसके प्रतिकूल नहीं होना चाहिए। मतलब उसमें वो सारे अगर राइट्स हैं, अगर जो ह्यूमन बीइंग को दिए गए हैं, तो उसमें ये भी ध्यान में रखना जाना चाहिए कि इन्वायरमेंट के लिए क्या क्या चीज़ें ठीक है। दूसरा है सेफ गार्डिंग द नेचुरल रिसोर्सेज। जो हमारे नेचुरल रिसोर्सेज है जैसे हवा, पानी, लैंड हो गया, उनको अपना बचा के रखना पड़ेगा आगे आने वाली जनरेशन्स के लिए। फिर है रिन्यूएबल रिसोर्सेज। रिन्यूएबल रिसोर्सेज का मतलब क्या है, वो रिसोर्स जो रिन्यू हो सकते हैं, जैसे बारिश का पानी है उसको हम यूज़ कर सकते हैं, तो वो है रिन्यूएबल रिसोर्स। फिर है हेरिटेज ऑफ द वाइल्ड लाइफ। जैसे मैंने पहले भी बताया था कि जो वाइल्ड लाइफ है, जो जंगली जानवर हैं, वो हमारे लिए कितने ज़रूरी हैं, वो रिसाइकिल के लिए, ठीक है, हमारी लाइफ साइकिल के लिए वो सब कितने ज़रूरी हैं। तो इसलिए उनको बचाना भी हमारा एक मेन उद्देश्य है, अगर हमें अपने इन्वायरमेंट को बचाना है। फिर है नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज का मतलब क्या है कि वो रिसोर्सेज जिनको हम रिन्यू नहीं कर सकते। जैसे पानी अगर एक बार चला जाएगा तो हम उसको दोबारा नहीं ला सकते, इसलिए हमें पानी को बिल्कुल बचा के हमें उसको यूज़ करना पड़ेगा। फिर है डिस्चार्ज ऑफ टॉक्सिक सब्सटेंसेस। डिस्चार्ज ऑफ टॉक्सिक सब्सटेंसेस का मतलब क्या है कि हमें जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं, जो डेवलपिंग कंट्रीज़ है उनको भी अपना देश चलाना है, ठीक है, उनको भी अपना देश एक डेवलप कंट्री के रूप में लेकर आना है। उसके लिए फैक्ट्री वगैरह जरूरी है, पर लेकिन हमें वो सब काम करना पड़ेगा जिससे हमारा इन्वायरमेंट जो है वो सही तरीके से रहे और इन्वायरमेंट ख़राब ना हो सके। जैसे जो भी फैक्ट्रीज का स्लजिज है या फिर उसके धुआं वगैरह है, उसके लिए हमें कुछ इस टाइप का इंतज़ाम करना पड़ेगा ताकि हमारा इन्वायरमेंट ख़राब ना हो सके। इसलिए डिस्चार्ज ऑफ टॉक्सिक सब्सटेंसेस का मतलब क्या है कि उनके लिए जो भी गंदा पानी है वो नदियों में पीने के लिए, पानी के लिए नदियों में नहीं जाना चाहिए, जो पीने के लिए पानी यूज़ किया जाता है। फिर है हमारा प्रिवेंटिंग द पोल्यूशन ऑफ द सीज़। अगर हम जो भी गंदा पानी है वो नदियों में जाएगा, और सब नदियाँ कहाँ जाके मिलती हैं, सब नदियाँ समुद्र में जाके मिलती हैं, इसलिए हमें समुद्र को भी गंदा होने से बचाना पड़ेगा। फिर है इकोनॉमिक एंड द सोशल डेवलपमेंट। हर किसी देश के लिए अपनी इकोनॉमी को बचाना ये भी सबसे महत्वपूर्ण बात है, और उसको सोशल डेवलपमेंट भी करना पड़ेगा। तो इसलिए इकोनॉमी को तो हमें बचाना है, हमें ज़्यादा से ज़्यादा फैक्ट्रियाँ लगानी चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा हमें कंपनियाँ खोलनी चाहिए, बट लेकिन हमें अपना इन्वायरमेंट को ध्यान में रखते हुए हमें ये सब काम करना पड़ेगा। और हमें एक सोसाइटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो किस तरीके से अपना जो उसके मोरल वैल्यूज़ हैं, जो उसके अपने देश के प्रति जो भी देश के प्रति उसकी ड्यूटीज़ है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसको सही तरीके से निभाए। फिर है असिस्टेंट टू अंडर डेवलप कंट्रीज एंड द नेचुरल डिसास्टर। जो डेवलप्ड कंट्री, जो कंट्रीज डेवलप हो चुकी हैं, ठीक है, इनको तो इतनी हेल्प की ज़रूरत नहीं है, बट लेकिन जो कंट्रीज़ डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं, जो डेवलप्ड कंट्री हैं, उनको डेवलपिंग कंट्रीज़ की हेल्प करनी चाहिए उनको आगे बढ़ने में। और जो नेचुरल डिज़ास्टर हैं, जैसे नेचुरल डिज़ास्टर का मतलब क्या है, जापान में वो हुआ था, बॉम्बिंग हुई थी हिरोशिमा और नागासाकी पर, कितने जगह वहाँ पे बिल्कुल ही जापान जो है वो पिछड़े हुए एरिया में पड़ गए। इसलिए यहाँ पे जहाँ पर नेचुरल डिज़ास्टर हुआ है, हमें उन सब जगहों को बचाना है, हमें उन्हें डेवलपिंग कंट्रीज़ को जो है उन्हें ऊपर लेकर आना है। फिर है स्टेबिलिटी ऑफ प्राइसेस इन डेवलपिंग कंट्रीज़। जो डेवलपिंग कंट्रीज़ है वहाँ पे हमें जो प्राइजेज़ हैं उसमें स्टेबिलिटी लेके आनी चाहिए। जो डेवलप्ड कंट्री हैं उन्हें उनकी हेल्प करनी चाहिए। किस चीज़ में हेल्प करनी चाहिए, ताकि वो अपने जो प्राइजेज़ हैं उसको स्टेबल कर सके। फिर है इन्वायरमेंटल पॉलिसीज़।
हमें कुछ ऐसी, जब स्टॉकहोल्म कॉन्फ्रेंस हुआ था उसमें कुछ गाइडलाइन बताई गई थी, उसमें पूरे वर्ल्ड के लिए कुछ पॉलिसीज़ बनाई गई थी और हमें उन पॉलिसीज़ के तहत फिर उसे नेशनल लेवल पर पॉलिसीज़ लेकर आए थे और हमें उन पॉलिसीज़ के तहत ही काम करना है और उसमें कुछ ऐसी पॉलिसीज़ उसमें ऐड करनी चाहिए जो अपने इन्वायरमेंट को बचा सके। फिर है 12 प्रिजर्विंग एंड इम्प्रूविंग द इन्वायरमेंट। हमें इस टाइप के काम करने चाहिए जो हम इन्वायरमेंट को हम प्रिजर्व कर सके और इन्वायरमेंट को डे बाय डे हम इम्प्रूव कर सकें। फिर है रैशनल मैनेजमेंट ऑफ रिसोर्सेज। जो हमारे रिसोर्सेज ख़त्म हो रहे हैं या फिर जो हमारे पास कम रिसोर्सेज हैं उनको हम किस टाइप से मैनेज करें। जैसे पेट्रोल है, पेट्रोल हमें दूसरी कंट्री से मंगवाना पड़ता है, इसलिए हमें जो पेट्रोल है वो कम, गाड़ी जब नहीं यूज़ में तो उसे हमें बंद करना चाहिए, रेड लाइट पे बंद करना चाहिए। इस वजह से इस तरीके से हम जो हमारे रैशनल रिसोर्सेज हैं, जो हमारे रिसोर्सेज हैं उनको हम मैनेज कर सकते हैं। फिर है रैशनल प्लानिंग। हमें इस टाइप से एक प्लानिंग करनी चाहिए जो इन्वायरमेंट को भी बचा सके, हमारी कंट्री भी डेवलप हो सके और हमें इकोनॉमिक और सोशल में डेवलपमेंट हो सके। फिर प्लानिंग ऑफ ह्यूमन सेटलमेंट एंड द अर्बनाइजेशन। हमें अपना देश जो है वो ग्रोथ भी करना चाहिए, ठीक है, इसलिए हमें उसमें अर्बनाइजेशन भी होना चाहिए। अर्बनाइजेशन का मतलब क्या है कि उसमें हमें डे बाय डे डेवलप्ड करना पड़ेगा कि किस टाइप से हम उसको उसको हम अर्बनाइजेशन हम कर सकें। तो इसलिए हमें ज़रूरी नहीं है कि हमें जंगलों को काट काट के इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंगें खड़ी करनी है, हमें जंगलों को भी बचाना है, अपना जो फॉरेस्ट एरिया है उसको ख़राब नहीं करना, ट्रीज जो हैं हमें कम से कम कट करने हैं। इस तरीके से हम उसमें हमें जो ह्यूमन सेटलमेंट है हमें इस टाइप से करना पड़ेगा। फिर है डेमोग्राफिक पॉलिसी। डेमोग्राफिक पॉलिसीज़ का मतलब क्या है? पॉपुलेशन ग्रोथ। हमें जो पॉलिसी बनानी पड़ेगी पॉपुलेशन को कंट्रोल में करने के लिए, हमें उसके लिए भी कुछ पॉलिसीज़ बनानी चाहिए ताकि हमारा देश और उन्नति कर सके। फिर रोल ऑफ नेशनल इंस्टीट्यूशन। हर किसी कंट्री में कुछ नेशनल इंस्टीट्यूशन होते हैं जो फंडिंग इकट्ठा करते हैं पर्टिकुलर चीज़ के लिए। जैसे अगर हम इन्वायरमेंट की बात करें तो काफ़ी सारे ऐसे नेशनल लेवल पर इंस्टीट्यूशन हैं जो सिर्फ फंडिंग करेंगे। वो किसके लिए फ़ंड इकट्ठा करेंगे? वो इन्वायरमेंट को बचाने के लिए, और ऐसी गाइडलाइन भी करेंगे यूज़, और जो स्टेट को भी माननी पड़ेगी और हर किसी सिटीज़न को भी वो माननी पड़ेगी। और फिर है साइंस एंड टेक्नोलॉजी। साइंस एंड टेक्नोलॉजी का हमें यूज़ अपने देश को डेवलप करने के लिए भी करना चाहिए, और दूसरा हमें इस टाइप से इन दोनों का यूज़ करना चाहिए ताकि हमारा जो इन्वायरमेंट है वो डे बाय डे हमारा इन्वायरमेंट जो है सही तरीके से उसको यूज़ कर सके और वो सही रह सके। फिर है एजुकेशन। एजुकेशन में हमें इन्वायरमेंट के लिए जो एजुकेशन है वो हमें हर स्टेज पर होनी चाहिए। बच्चों को बचपन से ही ये पता होना चाहिए कि इन्वायरमेंट हमारे लिए कितना ज़रूरी है, और अगर हमारा इन्वायरमेंट ख़राब हो जाता है तो हमारा क्लाइमेट चेंज हो जाएगा, ठीक है, हमारा जो भी क्लाइमेट कंडीशंस है वो सब ख़राब हो जाएगा, हमारे लिए कितना हानिकारक है, प्लांट्स के लिए, वाइल्ड लाइफ के लिए, ये सब चीज़ें कितनी ख़राब है अगर इन्वायरमेंट ख़राब होगा। तो इसलिए एजुकेशन जो है वो बच्चों को इस बारे में हर स्टेज पर होनी चाहिए। फिर साइंटिफिक रिसर्च एंड डेवलपमेंट। टाइम टू टाइम ऐसे साइंटिफिक रिसर्च होनी चाहिए, डेवलपमेंट होना चाहिए जो ये चीज़ बता सके कि जो इन्वायरमेंट है, इन्वायरमेंट को हम किस टाइप से सही कर सकते हैं और इसको हम बचा सकते हैं और इसको हम इम्प्रूव कर सकते हैं। फिर सॉवरन राइट टू एक्सप्लॉयट देयर ओन रिसोर्सेज। हमें जो सॉवरन राइट है, हमें इंटरनेशनल लेवल पर कॉन्फ्रेंस हुआ उसमें कुछ राइट दिए गए जो हमारे रिसोर्सेज हैं उनको बर्बाद ना करने के लिए। फिर स्टेट शैल कोऑपरेट एंड डेवलप फर्दर द इंटरनेशनल लॉ। हर किसी स्टेट को इस चीज़ में कोऑपरेट करना चाहिए, अपने अपने लेवल पर अपने अपने स्टेट को बचाना चाहिए और ये देखना चाहिए कि क्या चीज़ जो है वो इन्वायरमेंट के लिए हानिकारक है और क्या चीज़ उसके लिए यूज़फुल है, हम कैसे इसको इम्प्रूव कर सकते हैं। फिर कंसीडरिंग द सिस्टम ऑफ वैल्यूज़। हर किसी को, सिटीज़न को ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि उसे क्या चीज़ सफाई रखनी चाहिए, क्या स्वच्छता रखनी चाहिए उसको। ये हमारे क्या, ये हमारे वैल्यूज़ में भी आते हैं, हर घर में बताया जाता है, हमारे मॉरल वैल्यूज़ में भी आते हैं, इसलिए हमें उनको भी देखना चाहिए कि क्या चीज़ सही है और क्या गलत है। फिर है कोऑपरेटिव स्पिरिट्स बाय ऑल कंट्रीज़। हर किसी कंट्री में ये स्पिरिट होनी चाहिए, किस चीज़ की भावना होनी चाहिए, ये कोऑपरेशन करने की भावना होनी चाहिए कि हमें हर दूसरे देश के साथ मिलकर
हमें अपने इन्वायरमेंट का, अपने देश को तो हमें बचाना है, पर लेकिन ये भावना होनी चाहिए कि हमें पूरे वर्ल्ड को बचाना है। हम किस तरीके से एक कंट्री से मिलकर दूसरी कंट्री से हम इन्वायरमेंट को ठीक रख सकते हैं। फिर है रोल ऑफ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। जो इंटरनेशनल लेवल पर ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई हैं उनका रोल क्या है। अगर उन्होंने कुछ गाइडलाइन बनाई गई हैं इंटरनेशनल लेवल पर, वो ऑर्गेनाइजेशन कुछ हर नेशन के लिए कुछ बताती हैं, तो हमें उनका पालन करना चाहिए। फिर है इफ़ेक्ट्स ऑफ न्यूक्लियर वेपन। हमें ये शुरू से ही पता होना चाहिए कि अगर हम न्यूक्लियर का टेस्टिंग करते हैं, बॉम्ब का टेस्टिंग करते हैं हम, तो उसके लिए कितना बड़ा खतरा है और वो इन्वायरमेंट के लिए कितना बड़ा खतरा है। जो देश में, जो किसी भी देश को वो एक तरीके से वो ख़राब कर सकता है, या दूसरे देश को वो ख़राब कर सकता है, उसका इन्वायरमेंट ख़राब कर सकता है, ह्यूमन एक्टिविटी ख़राब हो सकती है, ह्यूमन इन्वायरमेंट ख़राब हो सकता है, इसलिए हमें उसे बचाना होगा। ये हमने किया है स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस। बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ये, और इसको हम यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस भी बोलते हैं, जो 1972 में किया गया था। थैंक यू।